वेलकम टू माय चैनल डांस जॉय पैशन एम्बिशन। आज मैं आपको नाट्य शास्त्र का चैप्टर पढ़ाऊंगी, थ्योरी। सबसे पहले मैं कुछ नई जानकारी अपने चैनल से रिलेटेड आपको देना चाहूँगी कि मैंने इंस्टाग्राम पे एक पेज शेयर करना स्टार्ट किया है, 6-7 दिन हुआ है। तो उसमें जितने भी MCQs होते हैं डांस से रिलेटेड, वो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके देख सकते हैं। उसमें एक दिन में 10 क्वेश्चंस रहते हैं जो सिर्फ डांस से रिलेटेड हैं। तो आप किसी भी क्लासिकल डांस फॉर्म से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि BPA इंस्टाग्राम पेज फॉलो करने के लिए आप मेरा जो ये लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, ठीक है, एंड में। और इस वीडियो में आप अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बोनस टिप्स दूंगी जो कि एग्ज़ाम के लिए है। तो बात ये हो रही थी कि आप किसी भी क्लासिकल डांस फॉर्म को अगर सीख रहे हैं तो ये क्वेश्चंस कॉमन होते हैं। और 2 जानकारी मैं आपको और देना चाहूँगी। एक तो जब आप BPA डांस में मतलब ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, तब हर सब्जेक्ट का एक अलग पेपर होता है। जैसे अगर आप क्लासिकल फॉर्म डांस में कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, किसी भी एट ऐसे किसी भी डांस फॉर्म को अगर फॉलो करते हैं तो उसमें एक पेपर आपका सब्जेक्टिव होता है और एक कॉमन होता है। लेकिन जब आप मास्टर्स में चले जाते हैं तब ऐसा कुछ भी नहीं रहता है कि ये भरतनाट्यम है, कथक है, ओडिसी है। तब आपको सारी चीज़ें कॉमन पढ़नी पड़ेगी। तो ये जो मेरा आपके लिए थ्योरी क्लासेस स्टार्ट करने का मेरा मेन मकसद यही है कि मैं आपको सारी चीज़ें शॉर्ट में बता सकूं। और एक चीज़ मैंने महसूस किया जो कि मैं अपना शेयर करना चाहूँगी कि ये ड्यू टू पेंडेमिक और ऑनलाइन क्लासेस, सबको याद करने की जो कैपेसिटी है वो एकदम ख़राब हो गई है। ख़ास करके ऑनलाइन थ्योरी एग्ज़ाम्स देने की वजह से बहुत लोगों ने, जब ऑफलाइन स्टार्ट हुआ तो एग्ज़ाम छोड़ दिया। तो हम लोग याद करना एकदम ख़त्म हो चुका है, एकदम छोड़ ही दिए हैं। लेकिन अब हम लोगों को फिर से ये स्टार्ट करना पड़ेगा, याद करना। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो क्लास में लेक्चर्स होते हैं रेगुलर, उनको आप अटेंड करिए। आपके टीचर्स बहुत अच्छे से बताएंगे, क्योंकि वे हमारे गुरु हैं। तो उनके पास जितना ज्ञान है वो बहुत ज़्यादा है, उसके बराबर में हम लोग कुछ नहीं हैं। तो आप उनके लेक्चर्स को अटेंड करिए। कुछ चीज़ें आप यूट्यूब पे देखिए जो कि आपको बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन डांस से रिलेटेड आपको थ्योरी पोर्शन यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलेगा। इसमें ज़्यादातर आपको कुछ इंग्लिश में नोट्स मिल जाएंगे या फोक डांसेस के बारे में बताया जाएगा, लेकिन बेसिक जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं क्लास में वो नहीं मिलेंगी। और वीडियो देखने के लिए मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक चीज़ हमने महसूस किया, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, कि जब हम गाना हुआ या कोई भी चीज़ हुआ, कान के पास अगर बार बार वो बजता है तो हमें जल्दी याद होता है। आप कोचिंग में भी जाते हैं, वहाँ पे भी आपको सर या मैम जो भी बताते हैं, जब आप सुनते हैं तो आपको जल्दी याद होता है। और थोड़ा लिख के प्रैक्टिस करिए। एक वीडियो मैंने शेयर किया है जिसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट बुक्स के नाम दिए हुए हैं, आप उन बुक्स को पढ़िए। तो आप अपने सब्जेक्ट के लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए भी अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगी, और नेट GRF वगैरह के लिए भी आप अपना थ्योरी पोर्शन रेडी कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ही है, उसकी क्लास आपकी रेगुलर होती रहती है। तो बारी आती है जब भी डांस की बात होती है तब नाट्य शास्त्र की बात सबसे पहले की जाती है। नाट्य शास्त्र की बात इसलिए की जाती है क्योंकि नाट्य शास्त्र को पांचवा वेद कहा जाता है, जिसे नाट्य वेद भी कह सकते हैं। जब हम डांस की बात करेंगे और नाट्य शास्त्र की बात ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी शास्त्रीय नृत्य को फॉलो करने के लिए नाट्य शास्त्र को जानना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें हम शॉर्ट में इसको बताने की कोशिश करेंगे, जिससे कि वीडियो बहुत लंबा ना हो। और अंत में एग्ज़ाम रिलेटेड बोनस टिप्स रहेगा, इसलिए आप अंत तक वीडियो में ज़रूर जुड़े रहिए, नहीं तो आपका कुछ छूट जाएगा। नाट्य शास्त्र के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले बताएंगे इसका समय है 100 ईस्वी से 400 ईस्वी पूर्व। इसको ऑपोजिट में भी हम बोल सकते हैं, मतलब 400 ईसा पूर्व से 100 के बीच में, ईस्वी के बीच का समय। लेकिन इसमें विवाद है, कुछ लोग इसका टाइम पीरियड कुछ अलग मानते हैं, कुछ लोग इसको अलग मानते हैं। अब ये सबको पता है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैं, जो एक पौराणिक व्यक्ति थे। और
नाट्य शास्त्र में नाट्य सहायक तत्वों के रूप में अलंकार, छंद शास्त्र तथा संगीत का विस्तृत विवरण मिलता है। इसमें 36 अध्याय में सारी चीज़ों को लेके बताया गया है, जो कि हमारे डांस और म्यूज़िक में, वोकल, इंस्ट्रूमेंटल सभी चीज़ों में ये नाट्यशास्त्र के चैप्टर्स काम करते हैं। नाट्यशास्त्र में लक्षण, छंद, प्रवृत्ति, संगीत, पात्र आदि की विवेचना की गई है। भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र है वो अपने विचारों की व्यापकता के साथ साथ विषयगत समग्रता से परिपूर्ण है। यह ललित कलाओं का कोश है। नाट्य कला के स्वरूप, तत्व एवं प्रकृति को पूर्ण रूप से आत्मसात करने के लिए नाट्यशास्त्र एक बहुत अच्छा माध्यम है। इसमें विविध शास्त्र, कला तथा प्रयोगों की चर्चा की गई है, इसलिए इसे विश्वकोश भी कहा जाता है। मतलब आप विदेशों में भी नाट्यशास्त्र का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके उसे पढ़ाया जाता है। तो आजकल लोग इंग्लिश में भी नाट्यशास्त्र के बारे में जानना पसंद करते हैं। नाट्यशास्त्र के जो 36 अध्याय हैं वो हमारे भारतीय दर्शन शास्त्र की प्रत्यविद्या मीमांसा दर्शन से मिलता जुलता है, या उसकी छाप कह सकते हैं। नाट्यशास्त्र के अंतर्गत अभिनय सिद्धांत, गीत, वाद्य, पात्रों की विविध प्रकृति, भूमिका आदि का विवेचन किया गया है। नाट्य के सांगोपांग ग्रंथ से न्यून नहीं ठहरता। नाट्य के वर्णन में के अंतर्गत इसमें अप्रतिम स्वरूप, सौभाग्य, इन सभी को उचित स्थान प्रदान किया गया है। नाट्यशास्त्र के 36 अध्याय हैं, जिसमें 6000 श्लोक हैं। अब इसके एक एक अध्याय को आप रोज अगर एक एक लाइन पढ़ना स्टार्ट करें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये सारा नोट्स मैंने हिंदी में खुद से तैयार किया, ये संस्कृत में दिया हुआ था, तो इसे मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ। अब इनके अध्यायों के बारे में, इसके प्रथम अध्याय में नाट्योत्पत्ति की कथा तथा नाट्यवेद की रचना का उल्लेख है। द्वितीय अध्याय में नाट्य प्रदर्शन के लिए आवश्यक प्रेक्षागृह का वर्णन है, और तृतीय अध्याय में नाट्य मंडप में संपादित की जाने वाली धार्मिक क्रियाओं का वर्णन। चतुर्थ अध्याय में करण, अंगहार तथा रेचकों का वर्णन है। मैंने पहले भी आपको बताया था करण के बारे में 108, जिसमें से कम आपको 12 करण तथा अंतिम करण कौन सा है, प्रथम कौन सा है, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। चतुर्थ अध्याय में तांडव की उत्पत्ति की कथा है और इसमें त्रिपुरदाह का वर्णन है। पांचवें अध्याय में पूर्व रंग का विधान है, नांदी, प्रस्तावना, ध्रुवाव इत्यादि का विवेचन किया गया है, क्योंकि पूर्व रंग आपको बीपीए में पढ़ाया जाएगा, जो आपकी थ्योरी पोर्शन है, तो उसमें एक एक चीज़ें डिटेल में पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि पूर्व रंग इसमें अगर हम ऐड करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। छठा अध्याय रस से संबंधित है, और रस से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एमपी और नेट में पूछा जाता है। सातवां अध्याय भावाध्याय है, जिसमें भाव, विभाव, स्थायी तथा संचारी भाव या व्यभिचारी भाव का उल्लेख है। आठवें अध्याय से इसमें अभिनय प्रारंभ हो जाता है, जिसमें हम जानते हैं अभिनय 4 तरह का होता है, आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य, इसके बारे में बताया गया है। अब 9वें अध्याय की बात आती है, तो जिसमें आंगिक अभिनय का क्रम है वो आगे बढ़ेगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कटी, जानू जैसे शरीर के भेद, 24 असंयुक्त हस्त मुद्राएं, 13 संयुक्त हस्त मुद्राएं, 27 प्रकार के नृत्य हस्तों का वर्णन करते हुए नाट्य शास्त्र के हिसाब से 64 प्रकार के हस्त बताए गए। 9वें अध्याय के बाद 10वें अध्याय में वक्ष, कटी तथा शरीर के अन्य भागों का परिचालन है। 11वें अध्याय में चारों का निरूपण करते हुए 16 प्रकार की भौमी तथा 16 प्रकार की आकाशीय चारी का लक्षण तथा प्रयोग बताया गया है।
12वें अध्याय में मंडलों का विवेचन किया गया है, उसके लक्षण तथा संख्याओं का प्रयोग बताया गया है। 13वें अध्याय में गति का वर्णन है और 14वें अध्याय में रंगमंच पर विद्यमान गृह, उपवन, वन, जल, स्थान, देश, वेशभूषा के आधार पर नाट्य प्रयोग की चर्चा की गई है। इसके अंतर्गत लोकधर्मी तथा नाट्यधर्मी का उल्लेख है। लोकधर्मी और नाट्यधर्मी आपको MPA फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाएगा, तो BPA वालों के लिए अभी उतना डिटेल में जरूरत नहीं पड़ेगी। 15वें अध्याय में वाचिक अभिनय का वर्णन है। संज्ञा, क्रिया, उपसर्ग, विभेद बताकर नाटक की भाषाओं का विवेचन किया गया है। 16वें अध्याय में वाचिक अभिनय के उपयोगी वृत्तियों का निरूपण है। 17वें अध्याय में काव्य के 36 लक्षणों का वर्णन है। 18वें अध्याय में नाटक के लिए उपयोग होने वाली भाषाओं का विवरण है, जिसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाओं का प्रयोग है। और 19वें अध्याय में उच्च, मध्यम तथा निम्न वर्ग के पात्रों के संबोधन की प्रणाली है। 20वें अध्याय में रूपकों के विभेदों को बताया गया है। जो आपको पता होगा कि 10 तरह के रूपक होते हैं, जिन्हें 10 रूपक कहा जाता है। इनके लक्षणों का वर्णन किया गया है। 21वें अध्याय में नाटक की कथा वस्तु के आधिकारिक तथा प्रासंगिक भेदों का निरूपण किया गया है। पंचसंधि, 5 अवस्थाएं, अर्थ, प्रकृतियां बताई गई हैं। 22वें अध्याय में वृत्तियों का उल्लेख है। वृत्तियों के बारे में सबको पता है, ये नेट और MPA में पूछा जाता है। इन 4 वृत्तियों के नाम मैं फिर से बता देती हूँ: भारती, कैशिकी, सात्वती, आर्यभट्ट। 23वें अध्याय में आहार्य अभिनय का उल्लेख है। आहार्य अभिनय मतलब वेशभूषा, मेकअप, ज्वेलरी, कॉस्ट्यूम, अपने इजी लैंग्वेज में आप जैसे उसको पढ़ना चाहिए। 24वें अध्याय में सामान्य अभिनय का निरूपण किया गया है। हाव भाव, लीला का निरूपण है। दर्शन, स्पर्शन की क्रियाओं का वर्णन। 25वें अध्याय में वैश्विक पुरुष का लक्षण बताकर उसके सहज गुणों को तथा संपादित गुणों का विस्तृत विवरण है। 26वें अध्याय में चित्राभिनय है। आकाश, रात्रि तथा सायंकाल का वर्णन है। 27वें अध्याय में सिद्धि व्यय अंगाकार अध्याय है। 28वें अध्याय से लेकर 34वें अध्याय यानी 34 तक संगीत शास्त्र से रिलेटेड विषयों को बताया गया है, म्यूजिक रिलेटेड, ठीक है। 28वें से 34वें तक 28 to 34 म्यूजिक रिलेटेड चैप्टर्स। 28वें अध्याय में 4 प्रकार के वाद्यों का उल्लेख है। स्वर के साथ भेद बताए गए हैं। 29वें में जातियों के प्रयोग का विवरण है जो रस पर आश्रित है। 23वें में बांसुरी के स्वरूप की विवेचना की गई है। 31वें अध्याय में ताल तथा लय का वर्णन है। 32वें में ध्रुवाध्याय है। 33वें में वाद्याध्याय है तथा 34वें अध्याय में स्त्री पुरुष के प्रकृति के अनुरूप लक्षण बताए गए। 33वें अध्याय में वाद्याध्याय मतलब वाद्य से रिलेटेड हर चीज़ों का इसमें विवरण है। देवी, महादेवी, नर्तकी, परिचारिका, इन सब का उल्लेख, नृप, पुरोहित, सेनापति, मंत्रीगण, सबका उल्लेख 34वें अध्याय। 35वें अध्याय यानी 35th चैप्टर में भूमिका पात्र का विकल्पाध्याय है, जिसमें सूत्रधार, अभिनेता, विदूषक इत्यादि है। 36वां अध्याय 36 यानी अंतिम चैप्टर, इसमें पृथ्वी पर नाट्य अवतरित की जिज्ञासा तथा भरत मुनि की व्याख्या इसमें की बताई गई है। मतलब भरत मुनि ने किस प्रकार से इसमें व्याख्या की है उसको एक्सप्लेन किया है, ये बताया गया है। 28वें से अब मैं थोड़ा सा मेन पॉइंट नाट्य शास्त्र का, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है,
उसको मैंने अलग से रेडी किया है। ये तो मैंने जो लिखा है उसको डिस्क्रिप्शन बताया। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जो 28 से लेकर 34 तक है उसमें म्यूज़िक रिलेटेड सारी चीज़ें है ही है, तो उसमें आप ध्यान से पढ़िएगा, जिसमें आपको संगीत रत्नाकर के अध्याय के बारे में भी इससे तुलनात्मक अध्ययन पूछा जा सकता है। नाट्यशास्त्र अपने विस्तृत विवरण के कारण सभी ग्रंथों में विशिष्ट बना रहा। ये विश्व का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो कला का सूक्ष्म तथा व्यापक विवेचन करता है। एक विदेशी लेखक विलियम जोन्स उन्होंने 1789 में जब कालिदास के नाटक अभिज्ञान शकुंतला का अंग्रेजी अनुवाद किया, तब से नाट्यशास्त्र पश्चिमी देशों में विद्वानों की रुचि का विषय बन गया। जर्मनी विद्वान हामान ने नाट्यशास्त्र की एक पांडुलिपि प्राप्त करके नाट्यशास्त्र पर एक परिचयात्मक लेख 1874 में प्रकाशित कराया। इसके अतिरिक्त फ्रांसीसी विद्वान पी रेग्नो ने भी इसके अनुसंधान को आगे बढ़ाया। इसमें लक्षण, छंद, प्रवृत्ति, संगीत, पात्र का विवेचन, जिसका भी उन्होंने भी वर्णन किया, जैसे कि हमारे यहाँ किया जाता है। इसके अतिरिक्त कश्मीरी विद्वानों में भट्ट, लोलट, श्री शंको, भट्ट नायक तथा अभिनव गुप्त ने भी नाट्यशास्त्र की व्याख्या लिखी है। तुम्बुरु नृत्य संगीत के आचार्य थे, जिन्होंने करण अंगहार तथा रेचक का उल्लेख किया है। दत्तिल भरत मुनि के समकालीन शास्त्रकार थे, उन्होंने भी इसके बारे में लेख लिखा है। और नाट्यशास्त्र का कोई भी निश्चित समय बताना मुश्किल है, क्योंकि इसकी रचना काल को ईसा की 3री शती माना जाता है। अब तो ये हो गया नाट्यशास्त्र से रिलेटेड। बाकी आप इसको अगर खोजेंगे तो आपको बाकी गूगल पे भी इसके बारे में कुछ आपको लेख मिल जाएगा। अब आती है बारी एग्ज़ाम में बोनस टिप्स की। तो अब इसको बहुत ज़्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं करते हैं। मैं आपको मेन बुक्स के एक नाम बता दे रही हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके नेट के एग्ज़ाम में और एमपीए में ज़रूर आएंगे। ये है मेरा आज का बोनस टिप्स, ठीक है, जिसको आप नोट कर लीजिए। अभिनय दर्पण के अनुसार शिरोभेद 9 है, दृष्टिभेद 8 है, ग्रीवाभेद 4 है, असंयुक्त हस्ताभिनय 28 है, संयुक्त हस्ताभिनय 23 है, देव हस्ताभिनय 16, दशावतार 10, तज्जातीय हस्ताभिनय 5, बांधव 11, नवग्रह हस्ताभिनय 9, मंडल पाद 10, स्थानक पाद 6, उत्प्लवन पाद 5, भ्रमरी 7, चारी 8। अब कुछ बुक्स के नाम हैं जो कि 7वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच के, मतलब 7 से 17 के बीच में, और ये उनके ओरिजिनल राइटर्स के नाम हैं। इसका ट्रांसलेशन बाद में काफ़ी लोगों ने किया है, पर जो ओरिजिनल बुक है उनका नाम, उनके राइटर्स के नाम ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला बुक है भरत कोश, इसके लेखक हैं महेंद्र विक्रम। मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ। भरत कोश, महेंद्र विक्रम। दूसरा अभिनव भारती, अभिनव गुप्त। दश रूपक, धनंजय। नाट्य दर्पण, रामचंद्र गुणभट्ट। भाव प्रकाशन, शारदा तनय। अभिनय दर्पण, नंदीकेश्वर। नाटक परिभाषा, सिंह गोपाल। नृत्याध्याय, अशोक मणि। नृत्य रत्न पुरुष, कुंभकर्ण।